जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। आज बात करने वाली है एक खास मुद्दे पर और उस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। मेजर जनरल अस्थाना, जिनको आप अक्सर हमारे शो पर सुनते हैं, देखते हैं और भारत के सभी प्लेटफॉर्म्स पर नजर आते हैं। बहुत स्वागत सर आपका। जय हिंद, नमस्कार। धन्यवाद धन्यवाद बहुत बहुत। सर, आज मैं जो आपके साथ मुद्दा डिस्कस करना चाहती हूँ वो ये है कि प्रधानमंत्री मोदी मालदीव विजिट पर गए स्वतंत्रता दिवस पर, वो मुख्य अतिथि के रूप में। और जिस तरह से ना सिर्फ मोइजू बल्कि उनकी पूरी कैबिनेट ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया, वो अपने आप में एक ऐतिहासिक था। इनफैक्ट ये कहना चाहिए कि प्रोटोकॉल्स को तोड़कर मोइजू ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। और अब इससे कुछ महीनों पहले जब इनफैक्ट ये कहें कि राष्ट्रपति की जब वो कैंपेनिंग कर रहे थे, तो इंडिया आउट का उन्होंने पूरा इस कैंपेन को लीड किया। और उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से भारत और प्रधानमंत्री मोदी के लिए वहां से स्टेटमेंट्स जारी हुए, लोगों अलग-अलग लोगों ने अलग-अलग बातें कही। उसके बाद भारत में जनता के अंदर एक अलग ही मालदीव को लेकर विरोध नजर आया, लेकिन भारत काफी पेशेंट नजर आया। और आज वो स्थिति है कि इंडिया आउट से इंडिया इन वाली, या मोदी इन कहना चाहिए, वो स्थिति यहाँ पर है। लेकिन सर, इससे कई सारे बड़े सवाल निकल कर आते हैं। हमारे आसपास जो कंट्रीज हैं, या फिर हम कहें इंडियन ओशन रीजन में जो छोटे-छोटे देश हैं, उनकी भूमिका भारत के जो इस पूरे रीजन में वर्चस्व को मेंटेन करने के लिए क्या है? अब कई सारे बड़े सवाल। और अभी भारत ने 4,850 करोड़ की लाइन ऑफ क्रेडिट मालदीव को लेकर अनाउंस की। इसके पहले 2019 में भी कर चुका है भारत। इन्हीं सवालों को लेकर मैं आपके साथ हूँ। सर, पहला सवाल तो यही कि जो प्रधानमंत्री मोदी की मालदीव विजिट है, रिसेंट विजिट, उसको आप किस तरह से देखते हैं? और जो एक पेशेंट पॉलिसी है भारत की टुवर्ड्स नेबर्स खास तौर से, उसको किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, ये जो भारत की जो पॉलिसी है अपने नेबर्स को लेके, ये नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी जो थी, एब्सोल्युटली। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर हम देखें कि हमारे आसपास भारत एक स्टेबल कंट्री है, डेमोक्रेसी है, और हमारे आसपास जितने भी देश हैं वो कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस से या कुछ ना कुछ इंस्टेबिलिटी से पीड़ित हैं। अगर आप पाकिस्तान की तो हालत आपको सबको पता ही है जो है, लेकिन उसके अलावा बाकियों को भी अगर आप देखें, श्रीलंका में भी प्रेसिडेंट को वहाँ से भगा दिया गया था। उसी मुताबिक भूटान में भी चेंज हुआ था सिस्टम, मोनार्की से डेमोक्रेसी में शुरू हुआ था। उसके बाद जो नेपाल है, वहाँ पे भी एक बार पूरे राजाओं को मार दिया गया था, फिर डेमोक्रेसी आई। डेमोक्रेसी में 5 साल में 5 प्रधानमंत्री बन गए। और इसी मुताबिक अब जो मालदीव्स की बात है, वहाँ का भी बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। और जो आपने सवाल पूछा और ये जो मुद्दा उठाया, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक बहुत बड़ी पॉलिसी को जाहिर करता है ये। और क्या ये पॉलिसी बाकी सब देशों के लिए भी लागू होगी, इस चीज़ के ऊपर मैं थोड़ा सा विश्लेषण करूँगा। सबसे पहले जहाँ तक मालदीव्स की बात है, कुछ समय पहले जब ये प्रेसिडेंट मुजो पावर में आए थे, या जब उस समझ लिया आप कि उनका इलेक्शन कैंपेन चल रहा था, तो उन्हें लगा कि वहाँ पे लोगों की ये सोच है, कुछ रेडिकलाइजेशन हो गया है, कुछ वहाँ पर काफ़ी हद तक ये बातचीत चल रही थी कि भाई भारत हमें दबा रहा है, ऐसा एक सेंटिमेंट से नज़र आ रहे थे। तो उन्हें लगा कि अगर मैं इस सेंटिमेंट को उठाता हूँ तो शायद मैं इलेक्शन जीत जाऊँ। और उन्होंने एक कैंपेन शुरू किया, इंडिया आउट कैंपेन। अब जब ये इंडिया आउट कैंपेन शुरू किया, उस टाइम में लोगों ने काफ़ी मजाक उड़ाना शुरू किया। प्राइम मिनिस्टर मोदी के मेम्स भी निकले सोशल मीडिया पे, उनके कुछ मिनिस्टर्स ने भी इस किस्म से ट्वीट किया, जो कि भारत में किसी को पसंद नहीं आया और काफ़ी रोष था भारत के अंदर। और जो वहाँ का टूरिज्म है उसको भी बायकॉट किया गया। और भारत, लेकिन गवर्नमेंट ने काफ़ी हद तक एक जिसे बोलते हैं स्ट्रेटेजिक पेशेंस और बहुत ही मैच्योरिटी दिखाई, और बहुत ही एक तरीके से एक मैच्योर कंट्री की तरह बिहेव किया। और उनकी जितनी भी मदद होती थी वो मदद हमने रोकी नहीं। जब उन्होंने बोला जी आप मिलिट्री को ले जाइए, तो जो हमारे एसेट्स थे वहाँ पे, हेलीकॉप्टर वगैरह थे, एक एयरक्राफ्ट भी था, डॉनरियर एयरक्राफ्ट था, वो था वहाँ के लोगों की मदद करने के लिए, इवैक्यूएशन के लिए। तो ये भी हमने वहीं छोड़ दिया, हमने उसको हटाया नहीं। उन्होंने बोला आप मिलिट्री वापस ले जाइए, मिलिट्री के लोग इधर आ गए और सिविलियंस चले गए जो उसको उड़ा सकते हैं, ताकि मदद वहीं की बरकरार रहे। और हमने कोई भी जो प्रोजेक्ट वहाँ चल रहे थे, कोई भी प्रोजेक्ट रोका नहीं। कारण क्या है कि अगर आप
भौगोलिक स्थिति देखें, क्योंकि ज्योग्राफी चेंज नहीं हो सकती है। जितने छोटे छोटे कंट्रीज हैं आसपास हमारे, इनके साथ हमारा बॉर्डर लगता है, ये चेंज नहीं हो सकते, ये बॉर्डर तो चेंज हो नहीं सकता। और अगर ये कंट्रीज हमारे खिलाफ काम करते हैं तो उससे हमें ही नुकसान होगा। उसी मुताबिक जैसे बांग्लादेश का भी, बांग्लादेश में शेख हसीना चली गई थी, तो बांग्लादेश का भी मैंने उसी जो है वो भी, वहां पे भी इंस्टेबिलिटी है। तो अभी मैं वापस मालदीव पे आता हूं। तो हुआ क्या कि उस समय गुस्सा था, लेकिन गवर्नमेंट ने बड़ा मैच्योरली बिहेव किया। अभी धीरे धीरे प्रेसिडेंट मुइज़ो को ज्योग्राफिक कंडीशन समझ आने लगी। ज्योग्राफिक कंडीशन क्या है कि अगर मान लो वहां पर क्लाइमेट चेंज या डिजास्टर हो जाता है, समुद्र का सतह बढ़ जाती है, तो मालदीव आधा डूब जाएगा पानी में, और उसमें कोई मदद नहीं कर सकता उनकी। चीन इतने 1000 किलोमीटर दूर बैठा है, वो मदद नहीं कर सकता। एक रियलिटी है कि भारत ही मदद करेगा और कोई नहीं मदद कर सकता। उसी मुताबिक भुखमरी हुई, वहां पे काफी बुरा हाल हुआ, चावल नहीं था, वो भी भारत ने भेजा। उसी मुताबिक जितने भी छोटे छोटे छोटी बड़ी मदद है वो सब भारत ही करता है। हमारे लिए मालदीव क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर आप देखिए, गल्फ कंट्रीज जो हैं और जो पर्शियन गल्फ है, वहां से एक जो चैनल है, एक समुद्री चैनल है, लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है, जो चीन की तरफ जाता है, जिससे चीन का तेल जाता है, चीन का व्यापार जाता है। उसको 8 डिग्री चैनल कहते हैं। यानी कि 8 डिग्री चैनल का मतलब गल्फ से शिप निकला और मालदीव्स और इंडिया के बीच से होता हुआ जाता है वो, और फिर श्रीलंका की तरफ से होता हुआ और वो मलाक्का स्ट्रेट में चला जाता है। ये चैनल वर्ल्ड के कई बिजी चैनल्स में है, और ये भारत के लिए भी इंपॉर्टेंट है और मालदीव्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इस चैनल का डोमिनेंस हम किसी भी हालत में किसी और के हाथ में नहीं दे सकते। दूसरी चीज ये है कि अगर हमारे संबंध पड़ोसियों से अच्छे नहीं हैं, तो जैसा कि हर देश करता है कि जो भी एडवर्सरीज हैं उनको पता है कि भाई चीन भी इंटरेस्टेड है इंडियन ओशन में, और भारत तो, इंडियन ओशन नाम ही भारत के ऊपर पड़ा हुआ है, इंडिया के ऊपर। तो वो क्या करते हैं, वो भी ये कोशिश करते हैं कि भाई दोनों से संबंध बढ़ाओ, दोनों के बीच में कंपटीशन करो कि कौन हमारी ज्यादा मदद करेगा, और दोनों से ज्यादा मदद लेने की कोशिश करो। तो ये एक पॉलिसी है जो सभी करते हैं, और ऐसा नहीं है कि हम नहीं करते, हम भी रूस से भी ज्यादा से ज्यादा मदद लेना चाहते हैं और अमेरिका से भी मदद लेना चाहते हैं। तो ये एक बैलेंसिंग एक्ट दोनों सभी कंट्रीज करते हैं। श्रीलंका भी करेगा, नेपाल भी करेगा, मालदीव भी करेगा, और बांग्लादेश भी करेगा। इस चीज के लिए हमें मेंटली तैयार होना चाहिए। लेकिन भारत के पास में एक बहुत बड़ी जो एडवांटेज है वो ये है कि हम ज्योग्राफिकली इनके साथ बहुत ज्यादा नजदीक हैं, पहली बात। और दूसरी चीज, भारत के बिना इनका गुजारा नहीं। अब जैसे बांग्लादेश है, उनकी बिजली आती है या तो अडानी देगा या नेपाल देता है। कहां से जाएगी वो बिजली? इंडिया से ही होके जाएगी। इंडिया बंद कर दे तो बिजली बंद। तो अब पानी उनका आता है, वो भी भारत से आता है। तो चाहे चीन जितना मर्जी जोर लगा ले, लेकिन सवाल ये है कि बिजली और पानी अगर भारत ने रोक दिया तो फिर तो रुक गया। तो उनका तो बांग्लादेश में तो जो भी गवर्नमेंट होगी वो उनको, जो अभी लीडर है उन्हें भी भागना पड़ेगा। तो ये सारी रियलिटीज जो है प्रेसिडेंट मुइज़ू ने भी रियलाइज करी, और भारत ने भी जो है उनकी काफी आर्थिक मदद भी की थी। पहले $800 मिलियन का उन्होंने लाइन ऑफ क्रेडिट दिया था। और दर्शकों के लिए समझा दूं, लाइन ऑफ क्रेडिट का मतलब है उधार। देखिए, उधार पैसा दिया है कि भैया आप कुछ भी खरीद लीजिए इससे। और उससे पहले हमने इनको करेंसी स्वैप भी दिया हुआ है। पहले करेंसी स्वैप होता है, यानी कि मैं आपके बैंक में इतना पैसा डाल दूंगा ताकि आपके रिजर्व जो है वो कम नहीं होंगे। मतलब हमने अपना इंडियन रुपी मालदीव के बैंक में इतना पैसा डाल दिया, तो उसने अगर अपना लोन दिया भी है तो उसके पास पैसे की कमी नहीं होगी। तो पैसा वो मेरा ही है लेकिन उनके बैंक में। तो ये दो मेथड होते हैं फाइनेंशियली मदद करने के लिए बिना अपना पैसा लूज किए। और दूसरा और भी मदद भारत कर रहा है उनकी, कि जैसे उन्होंने हमें लोन का इंटरेस्ट देना है, तो इंटरेस्ट भी $51 मिलियन नॉर्मली हमें आना चाहिए। तो उसके ऊपर भी अभी प्रधानमंत्री मोदी गए हैं तो उनको एक सहूलियत दी है कि चलो आप 51 मिलियन से कम करके 29 मिलियन आप कर दीजिए इसको। तो उससे क्या है कि जैसे बोलते हैं ना कि ईएमआई अगर ज्यादा हो जाए तो कोई ईएमआई कम कर देता है, तो एक तरीके से हमने मालदीव की ईएमआई कम कर दी है। तो ये इस किस्म की मदद जो है वो भारत ही करता है। चीन कभी उनकी किसी की भी ना वो ईएमआई माफ करेगा,
ना वो उनका लोन माफ करेगा, ना कुछ इस किस्म वो की तो मदद करके करेगा। जाल में इसीलिए फंसाता है ताकि वो उसके हाँ, ऊपर कि चीजें और ज्यादा दबाए। लोन लो, वो बोलेगा मदद चाहिए तो ऐसे करो और लोन ले लो और कोई चीज जो है मेरे पास गिरवी रख दो, तो वो उनका एयरपोर्ट गिरवी रखवा लेगा। तो ये चीन का तरीका है, जो से एक्सप्लॉयटेटिव तरीका बोलते हैं, जो से पुराने जमाने में साहूकार होते थे ना, वो खून चूसने वाला, जी तो ये खून चूसने वाला तरीका है चीन का। तो इन चीज को मद्देनजर रखते हुए हमने एक नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी अडॉप्ट की है और ये काम आई, क्योंकि अब आप देखिए कहाँ उस समय कोई सोच नहीं सकता था जब ये बातचीत हो रही थी, जब ये प्राइम मिनिस्टर मोदी के कार्टून उन्होंने निकाले, और इसको भी स्टेट्समैनशिप कहा जाएगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उन ट्वीट्स का कभी जवाब नहीं दिया और एक स्टेट्समैन, एक मैच्योर्ड जिसे बोलते हैं एक्सपीरियंस्ड स्टेट्समैन की तरह उन्होंने कभी गुस्सा भी नहीं दिखाया उसके ऊपर, ना कभी इसके ऊपर बात करी। और फिर जब उसके बाद भी जब प्राइम मिनिस्टर मोदी मिले, बहुत अच्छे से मिले वो उनसे, और उसके बाद अब देखिए वो सब कुछ टर्न अराउंड हो गया, वहां पे उनका आगादर सत्कार हो रहा है, उनको बुला लिया उन्होंने अपने इंडिपेंडेंस डे पे, और एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी पार्टनरशिप, इसके ऊपर अभी बात हो रही है, और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम लोग बना रहे हैं। तो एक तरीके से मालदीव्स के ऊपर हमने देखा कि हमारा स्ट्रेटेजिक पेशेंस और मदद करने का जज्बा ये काम आया। अब सवाल ये है कि मैं एक सवाल आपसे यहाँ पे करना चाहूंगी कि सर जिस स्ट्रेटेजिक पेशेंस की बात आपने की मालदीव्स को लेकर, क्या ये स्ट्रेटेजिक पेशेंस बांग्लादेश में भी काम आने वाला है? क्योंकि बांग्लादेश पे भी भारत काफी पेशेंटली काम कर रहा है, और जिस तरह से बांग्लादेश और पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों के ऊपर जो चाइनीज इन्फ्लुएंस है, वो सारी चीजें नजर आ रही हैं। हाँ बिल्कुल, अगर आप देखिए बांग्लादेश ने ऐसे बहुत चीजें करी हैं जिससे बहुत ज्यादा गुस्सा है, भारत की जनता को बहुत गुस्सा है, उनका काफी मुझे लगता है मीडिया के ऊपर भी उनको काफी लताड़ा जाता है। जो वहाँ के हिंदूज हैं, टेम्पल के ऊपर उन्होंने बर्बादी करी, हिंदुओं से बहुत अच्छी तरीके से डील नहीं कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें जो हैं वो गुस्सा करती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन भारत ने जो है जो करना है वो एक मजबूती के साथ भारत कर रहा है, यानी कि शेख हसीना के साथ अच्छे संबंध थे, शेख हसीना भारत आई, उन्होंने भारत में भरोसा दिखाया कि मैं यहाँ सेफ हूँ, तो भारत ने मना नहीं किया, और बांग्लादेश ने जितना मर्जी जोर लगा लिया, लेकिन भारत ने ये नहीं करा कि नहीं शेख हसीना को हम वापस भेज देंगे, वो नहीं भेज रहा है भारत। तो जो करना है वो मजबूती से कर रहा है भारत। लेकिन भारत प्रोवोक भी नहीं हुआ, भारत ने कोई बहुत ज्यादा गुस्सा भी नहीं दिखाया, उनको बताया कि नहीं भाई हिंदू लोगों के वो आप वो अपना कंट्रोल कीजिए, हिंदुओं के ऊपर जो हमले हो रहे हैं और जो मंदिरों के ऊपर ये अटैक हो रहे हैं इनको रोकिए, इस सब चीज़ों के ऊपर। और उसके बाद मोइजू कई किस्म को ये जो उनके यूनुस हैं प्रेसिडेंट, और जो केयर टेकर जो एडवाइजर हैं वो, हाँ तो वो जो है वो अलग अलग स्टेटमेंट देते रहे। बीच में उन्होंने बोला जी चीन में जाके कुछ हमारे खिलाफ स्टेटमेंट दे दी, फिर उन्होंने ये बात करी कि जी एक हवाई पट्टी है वो मैं चीन बना लेगा उसको, ये बताने के लिए कि नॉर्थ ईस्ट कंट्रीज का जो है वो उनकी डिपेंडेंस है बांग्लादेश के ऊपर, जबकि ऐसी कोई बात है नहीं। और तो इस किस्म के उन्होंने कई स्टेटमेंट दिए। लेकिन अब क्या है कि धीरे धीरे भारत ने अपना पेशेंस दिखाया है। कारण क्या है कि इतना तो पता है कि भाई यूसुफ बहुत ज़्यादा दिन तो रहेंगे नहीं। किसी भी देश के साथ संबंध बिगड़ने में या सुधारने में 5-6 महीने, 1 साल, 2 साल कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अभी जो भी पार्टी आएगी वहाँ पे बिना भारत की मदद के वो पार्टी वहाँ पर परफॉर्म नहीं कर पाएगी। अभी भी यूनुस परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। बांग्लादेश में प्रदर्शन होते ही जा रहे हैं और वो कोई बहुत ज़्यादा समय तक कुछ खास वहाँ पर कर नहीं पाएंगे। वहाँ पर सत्ता परिवर्तन हुआ, ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका ने कराया, क्योंकि अब क्या है कि अमेरिका भी इस इलाके में घुसने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि चीन और अमेरिका के बीच में ठनी हुई है। तो अमेरिका भी ये कोशिश कर रहा है कि जैसे बे ऑफ बंगाल इंपॉर्टेंट हो गया, बांग्लादेश इंपॉर्टेंट हो गया, तो चीन के लिए अगर एक बांग्लादेश जो है अगर उनके तरफ चला जाता है या वहाँ पे ऐसी गवर्नमेंट बनती है जो अमेरिका के फेवर में हो, तो वो एक चीन के लिए भी प्रॉब्लम है और इंडिया के लिए भी प्रॉब्लम, क्योंकि चीन अमेरिका समझता है
कि चीन अभी का मेरे लिए चैलेंज है और भारत फ्यूचर का चैलेंज है, क्योंकि भारत अगर बहुत ज्यादा उन्नति करता है तो वो भी एक चैलेंज फ्यूचर में बन सकता है। तो इन दोनों को कंट्रोल करने के लिए अगर वो अभी अमेरिका कोशिश कर रहा है, ना सिर्फ बांग्लादेश में बल्कि म्यांमार में भी वो कोशिश कर रहा है। ये जो पैसे आ रहे हैं जितने भी वहां पर ग्रुप्स हैं उनके ऊपर, वो उधर भी कुछ अमेरिका पैसे डाल रहा है, ऐसा माना जा रहा है। तो इधर एक साउथ एशिया में एक बड़ी पॉलिटिक्स चल रही है। इस पॉलिटिक्स में हम वहां की जनता को नाराज नहीं करना चाहते और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप, जाहिर है कि कुछ ही समय में अगर हम पेशेंस दिखाते रहे तो ये वहां पर भी सत्ता परिवर्तन होगा। यूनुस कभी ना कभी जाएंगे, कभी ना कभी इलेक्शन होगा। जो भी प्राइम मिनिस्टर बनेगा उसको भी पता है कि यार मैंने अभी गवर्नमेंट भी चलानी है और बिना इंडिया के मैं गवर्नमेंट चला नहीं पाऊंगा। अभी वहां पर भी अभी खाने पीने की प्रॉब्लम हुई थी, भारत ने दिया था खाना और राशन दिया था भारत ने, और इसी मुताबिक और भी मदद भारत कर रहा है। तो अभी, और भारत अभी तक ये मेंटेन करता आया है, एक पॉलिसी अच्छी है कि भाई बांग्लादेश के लोगों के साथ हैं, हम बांग्लादेश के लोगों के साथ हैं। यूनुस की गवर्नमेंट को हम रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे। वहां पर हमारा मैसेज बिल्कुल फर्म है, स्ट्रेट है, स्ट्रांग है कि और जब अभी मिले थे प्रधानमंत्री से यूनुस, तो उस टाइम में प्रधानमंत्री ने बड़ा एक छोटा सा सेंटेंस बोला था और वो सेंटेंस सब कुछ बताता है कि हम उम्मीद करते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बांग्लादेश में आएगी और हम संबंध सुधारना चाहेंगे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से। इसका मतलब बड़ा इनडायरेक्टली क्लियर है कि भैया चुपचाप इलेक्शन कराओ जल्दी, और हाँ, और इलेक्शन करा के जब गवर्नमेंट आएगी तो फिर हम बात करेंगे कि आगे आपके साथ क्या बात करनी है, कि आपसे बात करने से क्या फायदा, क्योंकि आपका तो कुछ पता नहीं है, आप 4 दिन में चेंज हो जाओगे। तो इसी मुताबिक एक रीसेंट डेवलपमेंट है जिसपे मैं आपका सिर्फ ध्यान ले जाना चाहूंगी कि अभी बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में जो नजदीकियां आ रही हैं उसमें बांग्लादेश ने पाकिस्तान के जो ऑफिशियल पासपोर्ट होल्डर्स हैं या डिप्लोमेटिक, उन सबको वीजा फ्री एक्सेस दे दिया है। तो ऐसे में सर एक सवाल जरूर उठता है कि क्या यूनुस जो है आईएसआई को पूरी तरह से एक्सेस दे रहे हैं, खासतौर से हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है उसकी जो वहाँ पर सिक्योरिटी को लेकर बड़े कंसर्न्स हो सकते हैं। तो भारत को क्या कुछ एक्शंस लेने की आवश्यकता यहाँ पर नजर आती है जिस तरह से बांग्लादेश और पाकिस्तान नजदीक आ रहे हैं? इसमें कोई शक नहीं है कि यूनुस के आने के बाद जो जमाते इस्लामी के जितने टेररिस्ट थे, जेल में थे, उनको सबको छोड़ दिया गया। इस्लामिक रेडिकलाइजेशन काफ़ी बढ़ गया और उन्होंने पाकिस्तान को वो स्पेस देने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे संबंध बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, चीन के साथ संबंध बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। और यही नहीं, इसके आगे भी मैं आपके जो पॉइंट्स हैं उसमें ऐड करूं कि इन्होंने एक और कोशिश चल रही है कि सार्क हमने बंद कर दिया था क्योंकि पाकिस्तान कोई बात मान ही नहीं रहा था, तो कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से कोई फायदा नहीं है। तो हमने क्या करा, एक बिम्स्टेक ऑर्गेनाइजेशन बना दी थी जिसमें सारे कंट्रीज हैं जो सार्क वाले, पाकिस्तान को छोड़ के। अब चीन एक कोशिश कर रहा था कि एक साउथ एशिया में चीन भी घुसना चाहता है और वो भी सब जगह उसने अपने कुछ ना कुछ BRI बांग्लादेश में भी बेचने की कोशिश करी, नेपाल को तो बेच ही दिया केपी शर्मा ओली को, भूटान तो मानता नहीं है उसको BRI को, लेकिन बाकी के लोग जो हैं वो कुछ ना कुछ प्रेशर में आ गए हैं, फाइनेंशियल प्रेशर में। तो चीन ने जब ये कोशिश करी तो इसमें एक कोशिश ये भी है कि तीनों को मिला के एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए जिसमें ये सारे शामिल हो जाएं। चीन का हालांकि ये कहना है कि नहीं, वो भारत को भी ऑप्शन देना चाह रहा है और उसको भारत को भी शामिल करना चाह रहा है, चीन का ये कहना है। लेकिन पाकिस्तान का ये कहना है कि नहीं, हम भारत के बिना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाह रहे हैं जो कि सार्क का के पलट कार्रवाई करेगी, यानी कि बाकी सब शामिल होंगे। लेकिन जब इन्होंने ये कोशिश करी तो कई सारे देश हैं जिन्होंने इंटरेस्ट नहीं दिखाया, चाहे वो नेपाल है, चाहे वो भूटान है, चाहे श्रीलंका है। श्रीलंका ने भी कोई खास इंटरेस्ट नहीं दिखाया। तो वो जो अभी ऐसा जो प्लान बना था वो थोड़ा खटाई में पड़ा हुआ है। तो ये चिंता का विषय है, इसमें कोई शक नहीं है, मॉनिटर भी करना ज़रूरी है। लेकिन इससे ज़्यादा अब इसको रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यूनुस को का टिकट कटना चाहिए, जितनी जल्दी कट जाए। सर अब ये मैं आपसे जानना चाहती थी कि यूनुस का टिकट काटने के लिए भारत जो अभी
हम पेशेंस पॉलिसी की बात कर रहे थे। आपको क्या हाँ। लग रहा है कि बांग्लादेश को लेकर भारत बहुत ज़्यादा पेशेंस दिखा रहा है, जो आवश्यक नहीं है? क्योंकि जिस तरह से नज़दीकियाँ हो रही हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश की, ऑफ कोर्स वो चाइनीज़ इन्फ्लुएंस साथ नज़र आता है। हमारे लिए नेशनल सिक्योरिटी को लेकर बड़े सारे यहाँ पर इम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, और साथ ही साथ जो हम इंडियन ओशन रीजन में पूरे इंडिया के डोमिनेंस की बात करते हैं, और मेजरली जो भारत की सिक्योरिटी इशू, आपको क्या लगता है सर, शेख हसीना को लेकर भारत को कुछ और प्लान करने की ज़रूरत है, कुछ प्रोएक्टिवली करने की ज़रूरत है ये सारी चीज़ों को थोड़ा-सा टेम डाउन करने के लिए? मुझे ये लगता है कि अभी जो पॉलिसी चल रही है ठीक ही है, क्योंकि फरवरी में चुनाव, थोड़ा-सा कोशिश ये है, अब कुछ चीज़ें सामने होती हैं, कुछ चीज़ें सामने नहीं होती हैं। ज़ाहिर है अच्छा। कि कोशिशें भी हो रही होंगी, और उन्हीं कोशिशों का नतीजा है कि यूनुस तो पहले सोच रहा था कि मैं जून 26 से पहले इलेक्शन नहीं कराऊँगा। अब वो मान गया है, क्योंकि वहाँ प्रोटेस्ट हुए, तो ज़ाहिर है कि कोई ना कोई किसी न किसी ने प्रोटेस्ट भी कराए होंगे। तो हुँ। अब वो मान गया है कि भई फरवरी 26 में मैं इलेक्शन कराऊँगा। तो यानी कि 5-6 महीने की बात है। 5-6 महीने में कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हो जाएगा, पाकिस्तान भी काफ़ी दबा हुआ है, उसके पास ऑलरेडी काफ़ी प्रेशर है। तो हुँ। 6 महीने में मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत भयानक मुसीबत आएगी। लेकिन अगर इस 6 महीने में हम बहुत ज़्यादा इंटरफियर करें बांग्लादेश के अंदर, तो कहीं ये हुँ। सिचुएशन ना आ जाए कि जो दूसरी गवर्नमेंट है, वो भी पब्लिक ओपिनियन के चक्कर में भारत से दूर हो जाए। तो जो भी नई गवर्नमेंट इलेक्ट होके आई, वो भी भारत के फिर हक में ना रहे, तो फिर हमें और वेट करनी पड़ेगी कि एक और गवर्नमेंट आए जो भारत के हक में हो। तो वो फिर जी। मेरे विचार से तर्कसंगत नहीं होगा। इसलिए अभी जो पॉलिसी है वो सही है कि 5-6 महीने तक अगर ऐसा लगता है कि यूनुस के पैर जम गए, तब ज़रूर कुछ प्रोएक्टिव करने की ज़रूरत पड़ेगी। बट अभी ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन होगा, क्योंकि अभी उसको कोई इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा है, ना वो सँभाल पा रहा है। और जो खालिदा ज़िया की पार्टी है, वो बिल्कुल फर्म है कि भई फरवरी में आप इलेक्शन कराइए। इलेक्शन कमीशन भी बोल रहा है, आर्मी भी बोल रही है। तो ये हुँ। एक ओपिनियन चेंज हुआ है। अब चाहे वो भारत के कहने से हुआ या नहीं हुआ, या भारत की उसमें कोई भूमिका है या नहीं है, उसके ऊपर तो मैं टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन ये चेंज हुआ है। और एक प्रेशर है यूनुस के ऊपर कि इलेक्शन करानी पड़ेगा, और जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी, चाहे किसी की भी हो, उससे फिर भारत आगे की चीज़ें, अपने आगे के संबंध कैसे चलने हैं उसको डील करे। क्योंकि इनके साथ अगर अब आप एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि क्यों मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, पेशेंस ज़रूरी है। पहले नेपाल में जी एक सर। मधेसी करके आंदोलन चला था। उसमें कुछ स्टेटमेंट्स भारत की हुई थी मधेसी के फेवर में। वो स्टेटमेंट नेपाल में रास नहीं आई, और उसके बाद अगली 2-3 गवर्नमेंट जो थी वो भारत के फेवर में नहीं थी, और उसी मौके पे चीन को वहाँ पर थोड़ी स्पेस मिल गई थी, और चीन के जो वहाँ पर प्रभाव है वो बढ़ गया था। तो ऐसा देखा गया है कि हालांकि भारत के ऊपर डिपेंडेंस है इन सब छोटे देशों की, लेकिन कोई भी ये देश जो है ये पसंद नहीं करता कि भारत जो है हमारे ऊपर दादागिरी करे। तो भारत की ऐसी कोई मंशा नहीं है, और ना ही भारत का कोई इस किस्म का एजेंडा है। लेकिन वो कहते हैं ना कि आपकी नीयत साफ होनी चाहिए, लेकिन वो दिखनी भी चाहिए कि वो साफ है। तो अगर हम कोई भी ओवर एक्शन करते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो नीयत फिर दिखेगी नहीं कि वो साफ है। तो वहां पे जो है, और उसके बाद में फिर अपने आप गवर्नमेंट तो चेंज होती है। यहाँ पे सारे ये इतने अनस्टेबल स्टेट हैं कि इनमें गवर्नमेंट जल्दी जल्दी चेंज होती रहती है। खालिदा ये शेख हसीना की गवर्नमेंट जरूर काफी लंबे तक टाइम तक रुकी, बट अदरवाइज तो चेंज जल्दी जल्दी हो रही थी, और उसी चीज वैसे ही बाकी सब जगह हो रही है। तो भारत को मुझे लगता है कि इस अनड्यू इंटरफियरेंस करने की जरूरत अभी नहीं है। और जिस हिसाब से चल रहा है, और थोड़ा स्ट्रेटजिक पेशेंस से, अपने आप ही हमारे ज्योग्राफी हमारे फेवर में है, अपने आप इनको मानना पड़ेगा। और जो ये सक्सेसफुल स्ट्रेटजी काम करी है मालदीव्स के लिए, मेरा अपना मानना है कि बांग्लादेश के लिए भी ये स्ट्रेटजी काम करेगी। और इलेक्शन होने के बाद आप देखेंगे कि जो भी इलेक्ट होके आएगा वो भारत से संबंध सुधारने की कोशिश जरूर करेगा। तो सर, जो हम भारत के डोमिनेंस की बात करते हैं इंडो पैसिफिक इंडियन ओशन रीजन में, भारत काफ़ी बेहतर कर रहा है। तो ये जो छोटे देश हैं, इन पर जो भारत की कहें कि अब निर्भरता है, वो कितनी या इनकी भूमिका कहें कितनी ज़्यादा है, या क्या भूमिका हम मान सकते हैं? देखिए, जब भी कोई भी देश आसपास में अनस्टेबल होता है, तो उससे भारत की आंतरिक सुरक्षा पे फर्क पड़ता है।
जी। अब आप मिसाल के तौर पे आप देखिए म्यांमार में लड़ाई चल रही है उनके बीच में और उनके जो इंसर्जेंट ग्रुप है उनके बीच में। जो जन मिलिट्री हुंता जिसे बोलते हैं, जो कि एक्चुअली जी। म्यांमार मिलिट्री है। तो मिलिट्री हुँ। राज कर रही है और मिलिट्री के बीच में जो है उनके जो रिबेल्स हैं उनके साथ में उनकी लड़ाई चल रही है। अब आप देखिए जब ये लड़ाई चल रही है तो हो क्या रहा है, अनस्टेबल कंट्री है। अब हमारा जो प्रोजेक्ट है वहाँ पे काला दाम प्रोजेक्ट है, वो इतना अच्छे तरीके से उसके ऊपर कार्य नहीं हो पा रहा है। दूसरी बात, वहाँ से रिफ्यूजी घुस रहे हैं, वहाँ से जितने ट्राइबल्स हैं जब भी उनको इनकन्वीनिएंट होता है तो चाहे वो ऑथराइज़ तरीके से अनऑथराइज़ तरीके से वो घुस तो जाते हैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, चाहे वो जी। मणिपुर में घुसें, चाहे वो मिज़ोरम में घुसें, तो घुस जाते हैं और उनके साथ बहुत ज़्यादा सख्ती भी नहीं कर सकते क्योंकि ये ट्राइबल्स जो हैं ये रिलेटेड हैं हमारे जो नॉर्थ ईस्ट ट्राइब है उनके साथ। क्योंकि जो मिज़ोरम के कुछ लोग जो इधर हैं और जो म्यांमार की तरफ हैं, ये तो सदियों पुरानी तकरीबन ये 700-800 हज़ार साल पुरानी ये रिश्तेदारियाँ हैं। तो भारत को तो जी। आज़ाद हुए ही 100 साल हुए हैं। 75 साल से ज़्यादा हुए, 80 साल के करीब होने वाले हैं। तो इतने में वो 700-800 साल की जो लिंकेजेस हैं वो टूटती नहीं है। तो वही चीज़ कुछ मणिपुर ग्रुप्स के साथ है, कुकी ग्रुप्स के साथ हैं। तो वो हमें दिक्कत आ जाती है। उसी मुताबिक जैसे नेपाल की में अगर जैसे बार-बार सत्ता चेंज होती है, तो हुँ। ऑटोमैटिकली फिर वो जो हर वहाँ पर भी ऑलमोस्ट हर साल ही प्राइम मिनिस्टर बदल जाता है। तो उसमें भी फिर स्टेबिलिटी मिलती नहीं है। आप एक लीडर के साथ में कुछ पॉलिसी डिसीजन के ऊपर आप कहीं आगे पहुँचते हैं, तो वो फिर ज़ीरो हो जाता है उस समय के बाद में। तो जी। इंस्टेबिलिटी हमारे हक में नहीं है। तो ज़ाहिर है कि अगर अपने आप वहाँ पर इंटरनल इंस्टेबिलिटी हो रही है, तो उसमें तो भारत कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हमें कोई ऐसा एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, जिससे वहाँ पर थोड़ी-सी या तो नाराज़ी हो भारत के खिलाफ या वहाँ पर इंस्टेबिलिटी पैदा हो। तो ये मुझे नहीं लगता कि हमारे हक में है और एक हमारा साइज़ बड़ा है इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब भी हम लोग बात करते हैं और हमारे लीडर्स बात करते हैं, तो एक इक्वल फुटिंग की तरह बात करते हैं कि भई देश और दूसरे देश के बीच में बात है। क्योंकि एब्सोल्यूटली। मुइज़ो भी जब अपने इलेक्शन कैंपेन में बोलते थे कि नो देयर इज़ नोबडी बिग, नोबडी स्मॉल, एवरीबॉडी इज़ इक्वल करके, क्योंकि वो भी उस समय ये अपने इलेक्शन में उन्होंने एजेंडा किया हुआ था। तो हमें ये एजेंडा भी नहीं देना है कि भई आप छोटे देश हैं, हम बड़े देश हैं। ये भी हमें नहीं बोलना चाहिए। ऐसा ही मेरे विचार से हमारे जो अ, विदेशी मामलों में जितने भी राजनयिक हैं और हुँ। प्रवक्ता हैं, वो भी इस चीज़ का ख़ास विशेष ध्यान रखते हैं। जी। एब्सोल्युटली। तो सर इन शॉर्ट हम ये समझ सकते हैं कि जो भारत की पेशेंस पॉलिसी है, वो भारत के समर्थन में काम कर रही है और ये भारत के लिए एक बेहतर रीजनल स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए भारत के समर्थन में या भारत के फेवर में है। बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर।